आज विजय जी, ये टेलीविजन पे जो एग्जिट पोल के आंकड़े चल रहे हैं, काफी राहत देने वाले होंगे ये आप लोगों के लिए। निश्चित तौर पर जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान दिया है, सहयोग दिया है, उसके लिए हम हरियाणा की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के जो जुमले थे, जो झूठ थे, जो षड्यंत्र थे, उनकी हार होने जा रही है। क्या आप लोगों को अनुमान था, और तमाम आपके बड़े नेता ये कह रहे थे कि भाई 75 पार होगी, 75 पार। अक्सर हमने ये बीजेपी की तरफ से नारे सुने हैं कि 400 पार, 75 पार, लेकिन इस बार कांग्रेस, ये ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर विश्वास था, या फिर जनता इतनी नाराज थी भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोग को लग रहा था कि इस बार हरियाणा से पूरी तरह से ऊपर साफ हो जाएगा? देखिए, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको कह रहा हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ, हमने ऐसा कोई 75 पार, 80 पार, 90 पार का कोई मारन नारा नहीं दिया था। 90 सीटें हरियाणा विधानसभा में टोटल है, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इनमें हम 70 से ऊपर ही लेकर आएंगे। और लेकिन हमने कभी भी ऐसा कहा नहीं, हमें इतना था, कंफर्म था कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और वो हमारी पूरी जो आशाएं, मेहनत, संघर्ष जो हरियाणा में हुड्डा जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में रैली करके किया था, जो जनता को जोड़ने का काम किया था, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे कैसा भी मुद्दा रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का जो काम किया, उसका फायदा इस विधानसभा चुनाव में हमें मिला है। कांग्रेस भी अंतिम समय तक अंतर्कलह से जूझती रही। कुमारी शैलजा जी आपकी नाराज रही, राहुल गांधी ने उनको मनाने के लिए खुद जिम्मेदारी सौंपी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नारा उनसे बिल्कुल, दोनों नेताओं के धड़ धुर अलग अलग बट गए। क्या समझ रहे थे आप कि इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है? नहीं, हमें कोई नुकसान की कोई वो नहीं थी, बिल्कुल भी आशंका। उसका कारण था कि अगर आप फूट या गुटबाजी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वैसी फूट और गुटबाजी तो भाजपा में आम है। फरीदाबाद में इनके केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर भाजपा नेताओं के आरोप थे कि वो भाजपा के कई कैंडिडेटों को हरा रहे। इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर यही आरोप, इसी तरीके से और कई अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के आरोप। आपने देखा होगा, रामविलास शर्मा के आंसू भी देखे होंगे कि किस तरह से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। तो मुद्दा ये है कि जब इन्होंने ये कहा कि अभी शैलजा जी को सम्मान नहीं मिल रहा और उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर करे अगर सम्मान देना चाहती है, तो हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा कि भाई, शैलजा जी की इच्छा इस देश का प्रधानमंत्री बनने की है और बीजेपी को चाहिए कि वो उन्हें सम्मान दे और मोदी जी को हटाकर शैलजा जी को प्रधानमंत्री बना दे। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। लेकिन भाजपा अपनी बातों से पीछे हट गई। हमने ये कहा कि भाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दलित हैं। अब ये तो है नहीं कि कल को भाजपा ये कहे कि सोनिया जी को हटा दो, राहुल गांधी जी को हटा दो और इनकी जगह भी दलित चेहरे ले आओ। तो हर जगह दलितों को तो नहीं बिठा सकते ना भाई। राहुल गांधी जी तो कहते हैं सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, और फिर शैलजा जी के कहने से पिछले विधानसभा चुनाव में जो टिकटें दी और इस विधानसभा चुनाव में जो उनसे नाम मांगे गए, उनको लेकर सर्वे की रिपोर्ट भिन्न थी, इसलिए हुड्डा जी के कैंडिडेटों को ज्यादा टिकटें दी गई। तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन भाजपा के षड्यंत्र फेल हो गए, इसकी हमें खुशी है। विजय जी, सवाल ये भी है कि हरियाणा में 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना बीजेपी की, या फिर कांग्रेस से लोगों को उम्मीदें ज्यादा रही? क्योंकि बहुत सारे इस बार हम लोगों ने पूरे हरियाणा में हमने ग्राउंड कवरेज की है, गांव-गांव गए हैं, उन हॉट सीट पर गए हैं, रोहतक से लगा के पूरा एक एरिया हमने कवर किया। तो वहां कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल था, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद के तौर पर कांग्रेस को देखा जा रहा था। दोनों ही चीजें रही है, मैं आपको बताऊं। एंटी इनकम्बेंसी तो भाई इसलिए कि खुद मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फरीदाबाद में आकर आंसू बहाए और ये कहा कि मैं हजारों करोड़ रुपए फरीदाबाद के विकास के लिए भेजता हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। कई कई सौ करोड़ के घोटाले के मुकदमे दर्ज हुए
और जिनमें अफसरों को तो पकड़ा गया, लेकिन भाजपा के जिन नेताओं की भूमिका थी वो सब छोड़ दिए गए, यानी कि भाजपा के लोगों ने वो घोटाले किए थे। इसके अलावा चाइना की कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका देना अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी आईडी का घोटाला, जिसमें कंपनी ने काम नहीं किया लेकिन पैसा दे दिया गया और लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर 50-50 हजार 1-1 लाख वसूले गए। तो जनता इनसे इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई, फिर उम्मीद की किरण के तौर पर कांग्रेस क्यों याद आई लोगों को, क्योंकि कांग्रेस राज में काम हुए थे। मेट्रो अगर फरीदाबाद में आई तो कांग्रेस की देन, गुड़गांव में आई तो कांग्रेस की देन, जितने भी यहाँ पर सड़कों का जाल जो बिछा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सब कांग्रेस की देन रही है। तो हुड्डा जी ने बगैर भेदभाव के जो काम कराए वो लोगों को याद थे, इसके चलते आज एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में रहा है। फरीदाबाद तो आपकी सिटी स्मार्ट सिटी तक बनने की बात कही गई थी और हमको लगता है कि क्या अब तक वो स्मार्ट सिटी बन पाई या फिर अभी भी ओल्ड और बाकी डबुआ कॉलोनी में कमर तक पानी। मैंने खुद वहां पर रिपोर्टिंग करी है, एक एक इलाके से वाकिफ रहा हूं, आप भी वहां पर रहे हैं। तो वो सिचुएशन क्या बदल पाई? क्या सरकारों ने, जो बीजेपी की सरकार रही 10 साल में, मैंने फरीदाबाद को देखा बहुत नजदीक से कि वहां पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या, डबुआ कॉलोनी में समस्या, उसके आगे इन बड़ी इंडस्ट्रियल जहां पर जेसीबी जैसी कंपनियां हो, वो इलाका हमेशा नजरअंदाज किया गया। अभी महीने भर पहले ही ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास में 2 युवा डूबकर मर गए। एक बैंक में मैनेजर थे और एक कैशियर थे एचडीएफसी बैंक के ही। तो इससे आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। और झूठ पर झूठ देखिए, मोदी जी ने खुद कहा था कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हरियाणा में एक शहर को लिया गया था। बाद में कृष्णपाल गुर्जर ने अभी 2 महीने पहले खुलासा किया कि स्मार्ट सिटी में पूरा फरीदाबाद नहीं है, केवल कुछ किलोमीटर का एरिया है। और कुछ किलोमीटर का एरिया भी सिमटते सिमटते कृष्णपाल गुर्जर जी के आसपास का क्षेत्र हो गया, जो कि इनकी कोठी के आसपास का क्षेत्र था। और वो भी बरसात में डूब जाता है, कृष्णपाल गुर्जर की कोठी और उनके कार्यालय के सामने का हिस्सा आज भी बरसात में डूब जाता है। तो ये तो स्मार्ट सिटी की हालत है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो टैक्स बढ़ाए, उनके कारण जनता त्राही त्राही करने लगी। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले हुए, उससे जनता त्राही त्राही करने लगी। और लूट तो इतनी मची है बेइंतहा। और हमें इस बात का भी फायदा मिला है कि भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशियों की मदद की है, तो निश्चित तौर पर ये तो आप जी वो भी हवा के रुख को भाग गए। बता रहे हैं कि वहां पर बीजेपी के लीडर्स ने कांग्रेस प्रत्याशियों की मदद करी। ये हम ही नहीं कह रहे, ये तो बीजेपी के नेताओं ने खुलासे किए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में गद्दार नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने उन लोगों के नामों का भी खुलासा किया जो कुछ कांग्रेस नेताओं के कहने से बीजेपी के नेताओं की मदद हुई। यानी कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को हरवाने में कांग्रेस के कुछ गद्दार शामिल रहे, जिनसे अब कांग्रेस की सरकार बनने पर हिसाब लिया जाएगा। तो इस तरह की इंटरनल रिपोर्ट्स और जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे वास्तव में परिणाम में तब्दील होते हैं और 8 तारीख को हम लोग फिर से यहीं पे मिलेंगे कौशिक जी, लेकिन क्या लगता है कि मुद्दे क्या क्या रहे विजय जी, वहां पर क्या क्या इम्पैक्टफुल बड़े मुद्दे रहे हरियाणा इलेक्शन में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार था और बढ़ती हुई महंगाई, कानून व्यवस्था का चौपट होना। इसके अलावा बीजेपी हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई तीसरी बात नहीं कर पाई। कूड़ा, गंदगी, सीवर जाम, टूटी सड़कें, जनता इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई कि बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई। और उस परिस्थिति में खट्टर जी के तमाम तरह के बयान, फिर खुद भाजपा ने माना कि भाजपा विफल रही है, इसलिए तुरंत मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव से पहले चेंज कर दिया गया, नायब सिंह सैनी को ले आए। तो लेकिन वही वाली बात है कि भी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए आप कितनी कोशिश करें, तो लोग इतने मूर्ख भी नहीं है। फिर जाटों को इंसान भी ना समझना, हिंदी तो छोड़िए, भाई जाट नॉन जाट के दंगे भाजपा राज में हुए, राम रहीम से संबंधित दंगे भाजपा राज में हुए, हिंदू मुस्लिम से संबंधित दंगे भाजपा राज में हुए। फिर हमारे नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश, हुड्डा जी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। और अभी पिछले दिनों एक ड्रग का सिंडिकेट पकड़ा, तो उसमें भी आरोप दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी पर लगाने लगे कि देखो जी, दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो है,
बाद में पता चला कि भाजपा के 20 नेताओं के साथ उसकी फोटो है। हमने कहा भैया आप दीपेंद्र हुड्डा जी को जेल में डाल दो, लेकिन इसके साथ साथ भाजपा के उन 20 नेताओं को भी जेल में डाल दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो भाजपा खुद बैक फुट पर आ गई। कांग्रेस नेताओं को झूठे केसों में फंसाने के कारण लोगों में एक आक्रोश था और उसका बदला भाजपा से लेना चाहती थी। और हमें पूरी उम्मीद है जनता ने भाजपा के कुकर्मों का हिसाब दिया है। किसानों ने गांवों में घुसने नहीं दिया बीजेपी के नेताओं को, आप ये देखिए। इसके अलावा ग्रामीण लोग नाराज थे उनके गांवों की खस्ता हालात को लेकर। तो ये सब चीजें हैं और हमारा पहले किया गया काम जो हरियाणा को नंबर 1 बनाया था हुड्डा जी विजय ने, जी, एक आखिरी सवाल निश्चित के तौर साथ, पर। क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है, फिर यहाँ पर हम लोग विदा लेंगे। एक आखिर कितना एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग 45, 60, 65 नजर आ रहा है, आपका एक अपना व्यक्तिगत आंकड़ा ये कहाँ पर जाके टिक सकता है? कम से कम हम हरियाणा में 50 से 55 सीटें लेकर आ रहे हैं और अधिक से अधिक हम 65 से 70 सीटें लेकर आ रहे हैं, ऐसा मेरा आकलन है। और हमें पूरी उम्मीद है जनता के प्यार और विश्वास के चलते, क्योंकि देखिए हम भाजपा की तरह अहंकारी नहीं है। भाजपा का तो एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत। हम किसी से मुक्त करने की बात नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हमें किसी भी सरकार के कुकर्मों से हरियाणा को मुक्ति दिलाना है। जो भेदभाव हरियाणा के लोगों से हुआ, जो कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई, हमें उन सबको सही करना है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो भाजपा हमें मिटाने की बात करती है उसको हमने 15-20 सीटें दान में दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जी नवभारत टाइम्स के साथ में जुड़ने के। आप विजय कौशिक जी को यहाँ पर सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के लीडर है, जो कि इस